सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से पाठ 22 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। तो बच्चों व्याख्यान 1 देखिए। तो बच्चों अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो बातें अभी मैं बता रही हूँ वो अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक है, यानी अनुच्छेद लिखना भी एक कला है और उसके लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं, उनके आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना होता है। तो सबसे पहले जिस विषय पर भी अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित प्रमुख बातों को संकेत के रूप में लिख लेना चाहिए। अर्थात जो बातें उससे संबंधित आपको याद आ रही हैं उन्हें संकेत के रूप में अपने पास लिख लेना चाहिए। नंबर 2, अब इन बातों को निश्चित क्रम से लिखना चाहिए, यानी जो बातें आपने संकेत के रूप में लिखी हैं फिर उन्हें एक एक क्रम करके निश्चित क्रम में लिखना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य क्रम में नहीं होंगे तो हम उनका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उन संकेत बिंदुओं को क्या करना चाहिए, निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। नंबर 3, अनुच्छेद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। अर्थात बच्चों जो उसमें भाषा है वह सरल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने लायक होनी चाहिए। नंबर 4, केवल महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अनुच्छेद कोई बहुत बड़ा नहीं होता बच्चों। जब हम अपने विचारों को प्रकट करके एक अनुच्छेद लिखते हैं उसमें हमें अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण बातों का प्रयोग अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए। नंबर 5, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अर्थात एक वाक्य दूसरे से संबंधित होना चाहिए। अनुच्छेद रोचक होना चाहिए। तो बच्चों जो उसका अनुच्छेद है वह रोचक यानी मनोरंजक होना चाहिए। हमें उसमें सुनकर सभी बातों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अर्थात बच्चों जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें व्याकरणिक नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग में आते हैं हमें वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम एक अनुच्छेद समझेंगे जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है समय का महत्व। बच्चों समय का महत्व, समय का नाम आते ही एक कहावत मेरे मन में आ जाती है और वह कहावत मैं अब आपको सुनाऊंगी। देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो बच्चों इस कहावत का अर्थ है कि काल यानी जो हम काम सोचते हैं कि हम कल करेंगे उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जिस काम को हम सोचते हैं कि आज हम करेंगे उसे हमें अभी इसी पल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल में क्या हो जाए हमें नहीं पता। यानी पल में प्रलय, पल में कौन सी प्रलय हो जाए हमें नहीं पता। यानी हमें अपने आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, समय रहते हमें अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। तो बच्चों देखिए, समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, यानी सबसे मूल्यवान वस्तु धरती पर समय है, क्योंकि यदि एक बार समय बीत जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। तो हमें हमेशा समय का महत्व समझना चाहिए, उसका सदैव सदुपयोग करना चाहिए, उसका अपने जीवन में सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए समय धरती पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी चीज़ों को, नष्ट की हुई चीज़ों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु समय एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी एक बार यदि समय बीत जाए तो हम उस बीते हुए समय को दोबारा वापस नहीं पा सकते। तो बच्चों यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की और सीधी दिशा में चलता है, यानी यह आगे की तरफ चला जाता है, यह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अर्थात यह दोबारा वापस नहीं आता है।
इसलिए हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि सब कुछ यहाँ समय पर निर्भर करता है। आज का जो हमारा जीवन है वह समय से जुड़ा हुआ है। हम हर पल, हर मिनट का उपयोग यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य दोनों ही खराब हो जाएंगे। इसलिए सदैव समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है और कुछ भी करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। यानी जो निर्धारित समय है, निश्चित समय है किसी चीज़ का, उससे पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। यानी समय हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। यानी यदि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय बर्बादी हमारे वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव डालती है। समय यदि सही उपयोग नहीं किया तो हम पीछे चले जाएंगे और यह जिंदगी, यह दुनिया आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, यदि परीक्षा पास आए तो उस काल को, उस समय को हमें परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि बर्बाद करना चाहिए। अर्थात उसे खेलने कूदने या अन्य अनावश्यक कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षा से पहले के समय को हमें परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयोग करना चाहिए। एक विद्यार्थी का जीवन तो समय से जुड़ा हुआ ही होता है। बिना समय का सदुपयोग वह एक विद्यार्थी, एक अच्छा और योग्य विद्यार्थी जो है, पीछे की ओर चला जाएगा। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में समय के महत्व को नहीं समझेगा। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, यदि हम समय को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। बच्चों, कुछ लोग धन को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वह किसी और चीज़ को इतना महत्व नहीं देते। किंतु बच्चों, धन को एक बार यदि समाप्त कर दें तो हम उसे अपनी मेहनत के बल पर दोबारा पा सकते हैं। किंतु समय एक ऐसी चीज़ है, हम यदि यह समय बीत जाए तो हम उसे दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं। इसलिए समय हमारे लिए सबसे कीमती है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी को प्रदान करता है। बच्चों, समय के बलबूते पर ही हमें धन, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बच्चों, समय का केवल उपयोग कर सकते हैं, हम उसे खरीद या बेच नहीं सकते। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं, यानी जिनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, वे ऐसे जीवन जी रहे हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या आलसी क्रियाओं को करने में करते हैं। अर्थहीन यानी जिनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। समय को केवल वे बर्बाद कर रहे हैं खेलने कूदने में, अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ की गोष्ठी में, अन्य आलसी क्रियाओं में। किंतु हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें अपने जीवन में समय के महत्व को समझना है और समय रहते अपने उचित कार्यों को भी पूरा करना है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखने के साथ ही दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए। अर्थात यदि हमें दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं तो हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। अर्थात हमें वे गलतियां अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सफलता से भी प्रेरित होना चाहिए। अर्थात बच्चों, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं तो वे सफलता को प्राप्त करते हैं। हमें उनकी सफलता से प्रेरित होना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग कुछ उपयोगी कामों के लिए करना चाहिए। अर्थात समय का उचित उपयोग करना चाहिए। कुछ उपयोगी काम जो हैं वो हमें अपने समय रहते पूरे कर लेने चाहिए। अब देखिए बच्चों दूसरे अनुच्छेद को, और दूसरा अनुच्छेद है
इंटरनेट एक वैज्ञानिक तकनीक है बच्चों। आजकल इस विज्ञान के माध्यम से दूर बैठे, विदेशों में बैठे हुए रिश्तेदारों, जान पहचानों वाले और अनजान लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये सब वैज्ञानिक तकनीक का ही एक माध्यम है। तो उनमें से ही एक माध्यम है इंटरनेट। तो इंटरनेट घर बैठे बैठे हमें अनेक सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से सभी का जीवन आसान हो गया है। बच्चों कैसे? देखिए, इसके द्वारा हम बिना घर के बाहर गए ही अपने बिल जमा करना, फिल्म देखना, व्यापारिक लेन देन करना, सामान खरीदना आदि काम कर सकते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे बैठे कई काम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें समय की बचत भी हम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यह हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन चुका है। तो इंटरनेट हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे बैठे कई काम आसानी से हल कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसके बिना हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, इस वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से हमारा जीवन काफ़ी सरल हो गया है, और यदि हम इंटरनेट का उचित उपयोग करें तो हम अपने जीवन की कई मुश्किलों को कम कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे अनेक काम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इंटरनेट का उपयोग, इसकी सुगमता और उपयोगिता के कारण यह हर जगह इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, यह आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए यह अनेक जगहों पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्रों पर, दुकानों पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मॉल और ख़ास तौर से अपने घर पर हर एक सदस्यों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, स्कूल, आजकल स्कूलों में, कॉलेज में, बैंक में, शिक्षण संस्थान, जो भी शिक्षण जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर सभी जगहों पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इंटरनेट ने हमारी जीवन में एक क्रांतिकारी सा परिवर्तन ला दिया है। हम घर बैठे बैठे कई काम आसानी से कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों, ये भी तो एक इंटरनेट का ही कारण है। बिना इंटरनेट के हम घर बैठे बैठे आप लोगों को नहीं पढ़ा सकते थे। तो बच्चों, ये भी एक वैज्ञानिक तकनीक का माध्यम है। घर पर हर एक सदस्य अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, इंटरनेट के हमारे जीवन में प्रवेश के साथ ही हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर बदल गई। इसके द्वारा हमारे जीवन में सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। यानी बच्चों, इंटरनेट का जब हमारे जीवन में प्रयोग हुआ तो हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर बदल गई। जैसा कि मैंने बताया कि हम घर बैठे बैठे विदेशों में रहने वाले लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं और पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अनेक काम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही हैं। और जब हम इसका सदुपयोग करते हैं तो वह सकारात्मक परिवर्तन हुआ, किंतु यदि हम इसका गलत तरीके के लिए, गलत कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो यह नकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ का प्रयोग सकारात्मक के लिए करें और किसका प्रयोग नकारात्मक के लिए। यदि आप अपने जीवन में इंटरनेट का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे तो यह आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को सुगम, सरल बना देता है। ये विद्यार्थियों, व्यापारियों, सरकारी एजेंसियों, शोध संस्थानों आदि के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बच्चों, ये विद्यार्थियों क्योंकि पढ़ाई के काम आता है, व्यापारियों लेन देन के लिए, सरकारी एजेंसियों के लिए, शोध संस्थानों में काफ़ी प्रयोग में आता है। यह उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, अब देखिए आपका आज का
गृही कार्य। आपका गृही कार्य है इंटरनेट व समय का महत्व विषय पर अनुच्छेद याद करो। बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में इंटरनेट और समय का महत्व यही 2 विषय समझाए हैं। आपको वीडियो के आधार पर इन दोनों अनुच्छेदों को याद करना है। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे अपने पिछले व्याख्यान के गृह कार्य की। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको प्रदत्त कार्य एक असाइनमेंट दिया था, आपको वो हल करना था। तो देखिए बच्चों, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना और पाठ 7 समास। बच्चों, प्रदत्त कार्य और प्रश्न 1 देखिए। समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। आपको इन समस्त पदों का यानी समास का विग्रह करना है और उसका नाम भी बताना है। नंबर 1, गुण युक्त। बच्चों, गुण युक्त में गुण पूर्व पद है और युक्त उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाया तो बन गया गुण युक्त यानी समस्त पद। तो इसका विग्रह होगा गुण से युक्त। बच्चों, से लगने के कारण, ये कारक चिन्ह होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। तो गुण से युक्त तत्पुरुष समास। नंबर 2, आप बीती। आप बीती में आप पूर्व पद और बीती उत्तर पद है। तो अपने पर बीती होगा इसका विग्रह। पर लगने के कारण, कारक चिन्ह होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। पीतांबर। पीत यहाँ पर पूर्व पद है बच्चों, अंबर यहाँ उत्तर पद है और इसका विग्रह होगा पीला है जो अंबर। पीला यहाँ विशेषण है और अंबर यहाँ विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास है। एक और तरीके से हम इसका विग्रह कर सकते हैं और इसके समास का नाम भी उसके आधार पर बदल जाएगा। जैसे पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान विष्णु के। और बहुव्रीहि समास है क्योंकि बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, दोनों पद गौण होते हैं। वे दोनों मिलकर किसी तीसरे के विषय में कुछ कहते हैं। तो इसलिए पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान विष्णु होगा तो यहाँ होगा बहुव्रीहि समास। नंबर 4, पंजाब। पंजाब में बच्चों पंच और आब ये 2 शब्दों से मिलकर बना, तो यहाँ पर 5 आबों का समूह। बच्चों, यहाँ आबों का अर्थ है नदियों। 5 नदियों का संगम होने के कारण पंजाब उसका नाम पड़ा। तो बच्चों, इसका विग्रह होगा 5 आबों का समूह। इसका विग्रह और इसके आधार पर समास है ये द्विगु समास, क्योंकि पंच यानी 5 यानी पूर्व पद संख्यावाची है, तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। आगे देखिए, रात दिन। अब यहाँ योजक चिन्ह लगा है बच्चों, तो इसका विग्रह होगा रात और दिन। बच्चों, यहाँ रात पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है और ये दोनों ही पद प्रधान होने के कारण यहाँ द्वंद्व समास है। आगे है आ जन्म। आ उपसर्ग अव्यय होने के कारण यहाँ अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। जन्म से लेकर और आ अव्यय होने के कारण यहाँ अव्ययी भाव समास है। आगे राष्ट्र पिता। बच्चों, यहाँ राष्ट्र पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है। दोनों पद मिल गए तो बन गया समस्त पद यानी राष्ट्रपिता। तो इसका विग्रह होगा राष्ट्र का पिता। तो बच्चों, का लगने के कारण तत्पुरुष समास है ये, तो राष्ट्र का पिता तत्पुरुष समास। आगे देखिए, नीलकंठ। विग्रह होगा नीला है जो कंठ। बच्चों, नील यहाँ विशेषण है और कंठ यहाँ विशेष्य होने के कारण कर्मधारय समास है। बच्चों, यदि इसका विग्रह हम इस प्रकार करें कि नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, तो किसके बारे में बात है? भगवान शिव के विषय में। तो अगर हम करेंगे नीला है जो कंठ तो कर्मधारय समास, और जब हम करेंगे
नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, तो इसके आधार पर होगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो देखिए बच्चों, हार जीत, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं और द्वंद्व समास होगा, तो हार अथवा जीत, हार अथवा जीत, इसलिए द्वंद्व समास। आगे दशानन, 10 आननों का समाहार, आननों यानी मुखों। दशानन रावण के विषय में बात होती है, किंतु यहाँ समाहार और 10 पूर्वपद संख्यावाची होने के कारण यहाँ द्विगु समास का प्रयोग है। तो बच्चों 10 आननों का समाहार के आधार पर बनेगा द्विगु समास। और यदि विग्रह करेंगे 10 हैं आनन जिसके रावण, तो भगवान के साथ साथ दशानन यानी रावण के विषय में बात है, तो इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है उस विग्रह के आधार पर। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, साथी हाथ बढ़ाना, कविता के कवि का नाम लिखो। साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। प्रश्न 2, मेहनत करने वाले यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, मेहनत करने वाले यदि चाहें तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। अर्थात हम मेहनत के बल पर कठिन से कठिन काम को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न, तो बच्चों अगला प्रश्न है, मिलकर काम करने से क्या हो सकता है? बच्चों उत्तर होगा, मिलकर काम करने से काम जल्दी व आसानी से हो सकता है। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो हम जल्दी और आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रदत्त कार्य का हल। जैसा कि आप जानते हो, एडक्वा की साइट पर आपको असाइनमेंट यानी प्रदत्त कार्य मिलता है, तो आपको अपनी कॉपी में उसे सुंदर सुंदर लेख में पूरा करना है। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।